Dear students, welcome back. We were discussing about black body radiations और हमने ग्राफ डिस्कस कर लिया था. ग्राफ से रिलेटेड रिजल्ट को अब हम देखेंगे. सबसे पहले तो ये है कि हमें ग्राफ ये बताता है कि एनर्जी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. एनर्जी का हमें कैसे पता चलता है? ग्राफ के अंदर ये एरिया मैंने आपको बताया था, ये जो पोर्शन हमें है, जो एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो हमें एनर्जी के बारे में बता रहा है. तो आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन है या जो एरिया है अंडर द ग्राफ वो आपके पास वो भी यूनिफॉर्म नहीं है, यानी वो कहीं ज़्यादा है कहीं कम है. आप इस दो पोर्शन को देख लें, इसको देख लें. यहाँ पे एरिया सबसे ज़्यादा है, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा आपके पास एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो इतने ही जो है वो इंक्रीज़ करता रह जाएगा पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से. तो इसमें यह है कि एरिया अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो दैट मीन्स एरिया अगर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है तो एनर्जी भी क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, यानी एनर्जी इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. फिर यहाँ से हमें वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में पता चला था. उसमें उसने क्या बताया था कि हमारे पास किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के लिए एक वेवलेंथ ऐसी आती है, एक रेडिएशन की वेवलेंथ ऐसी आती है जिसकी वैल्यू मैक्सिमम है, और अगर हम उसको उस टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक कांस्टेंट की वैल्यू आती है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको हम बोलेंगे कि हमारे पास जो क्या है वेन्स कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है. इसकी वैल्यू है 2.9 एक्सपोनेंट -3 मीटर केल्विन. ठीक है. तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हमें ये बताता है कि हमारे पास हर टेम्परेचर के लिए जो लैम्डा मैक्स है वो क्या है, हर टेम्परेचर के लिए लैम्डा मैक्स जो है वो डिफरेंट है, यानी डिफरेंट तरह की आपके पास वेव्स आ रही हैं, रेडिएशंस निकलती हैं, लेकिन एक रेडिएशन का जो नंबर है वो मैक्सिमम है किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के लिए. ये बात डिस्कस हो गई थी. फिर उसके बाद हमें ये पता चला है कि हमारे पास जो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो एनर्जी का एमिशन इंक्रीज़ करता है. बिल्कुल. तो उसके अलावा हमारे पास ये है कि हमारे अगर हम इस ग्राफ को गौर से देखें तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो वेवलेंथ जो है वो चेंज हो रही है इंटेंसिटी के अकॉर्डिंगली, यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या थी, इंटेंसिटी थी, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है. अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये देखिए, अगर आप इस ग्राफ को गौर से देखें तो इसमें हमारे पास यानी कि हर एक ग्राफ के लिए, हर एक पर्टिकुलर ग्राफ के लिए अगर हम देखें तो इनिशियली क्या हो रहा है कि इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली रिलेट कर रही है किसके साथ, लैम्डा के साथ, यानी इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर रही है और वेवलेंथ भी क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है. किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए कोई एक वेवलेंथ है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशन जो है वो एमिट होंगी और उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, और उसके बाद क्या होगी, वेवलेंथ जो है वो हमारे पास या इंटेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी, यानी कि वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी. वो क्या करना शुरू हो जाएगी, वेवलेंथ डिक्रीज़ करना शुरू हो जाएगी. फॉर एग्जांपल अगर आप इसको ग्राफ को ज़रा इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे, देखें आप सिर्फ इस एग्जाम्पल को, सिर्फ इस ग्राफ को देखें. यहाँ पे आपको डायरेक्ट ये स्ट्रेट लाइन सी नज़र आ रही है, दैट मीन्स कि आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है वेवलेंथ का और इंटेंसिटी का. लेकिन इस एक पार्टिकुलर अगर मैं इसको लैम्डा मैक्स कर दूं, ये लैम्डा मैक्स है, जहाँ पे पीक आ रही होती है वो लैम्डा मैक्स है, ये हमारे पास अगर लैम्डा मैक्स है, और यहाँ तक आपके पास ग्राफ क्या कर रहा है, वो डायरेक्ट रिलेट कर रहा है. लेकिन अगर हम आप इसको मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं, मज़ीद अगर आप वेवलेंथ को देखें, यहाँ पे इस साइड पे आप वेवलेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है. अब इस साइड पे वेवलेंथ तो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन इंटेंसिटी क्या होना शुरू हो जाएगी, वो क्या होना शुरू हो जाएगी, वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी. तो ये भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी क्या है, ये यूनिफॉर्म नहीं है. फिर हमें ये है कि एरिया अंडर द कर्व इज रिप्रेजेंटेड एनर्जी रेडिएटेड एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से ये चीज़ हमें पता चल गई. ये हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस कर ली है. फिर हमारे पास जो है लास्ट एक्सप्लेन होता है स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ. इसी डिस्ट्रीब्यूशन से, इसी डायग्राम से, इसी ग्राफ से हमें एक्सप्लेन हम कर सकते हैं स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ. स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ ने क्या बताया था कि आपके पास जो एरिया है टेम्परेचर के वो एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा है, वो इंक्रीज़ कर रहा है. यानी अगर आप टेम्परेचर की 4th टाइम अगर आप उसको बढ़ाते हैं तो आपके पास क्या होता है, एरिया इंक्रीज़ करता है. या एनर्जी का, इसको अगर हम ऐसे एक्सप्लेन करें कि एनर्जी का जो एमिशन है वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से एनर्जी का एमिशन जो है वो बढ़ रहा है. यानी कि जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे,
यानी जितना आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, एनर्जी का एमिशन आपके पास क्या होगा, इतना ही ज़्यादा होगा। और इसका मतलब है कि हमारे पास जो यहाँ से ये चीज़ भी एक्सप्लेन होती है कि आपके पास वो वेवलेंथ ज़्यादा मिट होना शुरू हो जाएंगी टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से, जिनकी वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट है। ज़ाहिर सी बात है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बिल्कुल लेक्चर के स्टार्ट में मैंने क्या बताया था कि कौन सी वेवलेंथ आपके पास मिट हो रही होती है, कौन सी वेव मिट हो रही होती है जिनकी वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्टर हो रही होती है। तो कौन सी इस दफ़ा आपके पास यानी कि हायर टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा एमिशन कौन सी वेवलेंथ का होगा, कौन सी रेडिएशन एमिट होगी जिनकी वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर होगी। तो दैट इज़ वाई ये चीज़ यहाँ से एक्सप्लेन होती है कि ये जो ग्राफ है ये इस तरफ क्यों जाता है, मतलब आपके पास ये पीक आगे की तरफ क्यों नहीं मूव करती है, यानी कि ये जो पीक है वो इस साइड पे क्यों मूव करती है, आपके पास ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ क्यों मूव करती है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पे सिग्मा एक कांस्टेंट है। जैसे आपने वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में वेन्स कांस्टेंट को याद रखना है, इसी तरह से आपने सिग्मा की वैल्यू को भी अच्छे तरीके से याद रखना है कांस्टेंट के साथ, सॉरी इसके यूनिट्स के साथ। तो हमारे पास क्या है, सिग्मा की वैल्यू क्या है 5.67 एक्सपोनेंट -8। इसको आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। वाट पर मीटर स्क्वायर, ये आपके पास क्या है, वाट पर मीटर स्क्वायर, ये आपके पास किसका यूनिट होता है, ये इंटेंसिटी का यूनिट होता है। और आपके पास क्या हो गया, फोर्थ पावर है, तो आपके पास के की पावर -4 टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली। तो ये तो थे जी रिजल्ट्स फ्रॉम द ग्राफ। अब हम चलते हैं क्लासिकल के फेलियर की तरफ कि वाई क्लासिकल वाज फेल टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और मॉडर्न फिज़िक्स में हमने इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया या उसको कैसे एक्सप्लेन किया। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करती हूँ कि मेरे पास चैप्टर नंबर 16 में आप लोग पढ़ते हैं कि आपके पास एक सिंपल सी आप एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ऑसिलेट कराते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जब ऑसिलेशन हो रही होती है, तो क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इसकी जब ऑसिलेशन होती है तो फिर आपके पास क्या होगी, मैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी, फिर इलेक्ट्रिक वेव, मैग्नेटिक वेव। तो उसमें आपके पास क्या होगा कि एक कंटिन्यूस आप बिहेवियर देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की ऑसिलेशन के बाद एक कंटिन्यूस बिहेवियर देखते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको हमने स्टडी किया था। यानी कि आपके पास आपके स्पेस में क्या जनरेट हो रही होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो रही थी। अब क्लासिकल मैकेनिक्स ने बेसिकली ये एक्सप्लेन किया था इसको कि अकॉर्डिंग टू, अगर हम इस बिहेवियर को देखें तो ये आपके पास ये जो ऑसिलेशंस हैं या ये जो आपके पास ऑसिलेट हैं या ये इलेक्ट्रॉन को हम जो ऑसिलेट करवा रहे होते हैं, अगर हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो इसकी जो ऑसिलेशन है वो इतनी वाइब्रेंट हो जाती है, यानी कि ये तेज़ी से मूव करना शुरू हो जाता है। जब ये तेज़ी से मूव करता है या इसकी ऑसिलेशन तेज़ होती है तो आपके पास ये जो वेव है इतनी ही कंटिन्यूस होना शुरू हो जाएगी, यानी ये ज़्यादा अच्छी कंटिन्यूस वेव बनना शुरू हो जाएगी। तो आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स उसको इस तरीके से एक्सप्लेन करती है कि आपके पास जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो आपके पास आपको इतनी अच्छी कंटिन्यूस वेव मिलेगी, और इतनी ही एनर्जी का जो एमिशन है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। जब एनर्जी का एमिशन ज़्यादा होगा तो क्लासिकल मैकेनिक्स ने ये बोला कि एनर्जी का एमिशन ज़्यादा होगा तो इतना ही एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, और इंटेंसिटी हैंस क्या होगी, उसकी इंक्रीज़ करेगी। यहाँ पे ये बात आप माइंड में रखें कि क्लासिकल मैकेनिक्स में इंटेंसिटी को एनर्जी के साथ एक्सप्लेन किया गया था। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इस ग्राफ से एक्सप्लेन करूँ तो उसका इस तरीके से क्लासिकल मैकेनिक्स ने ये बोला था कि आपके पास ये जो ग्राफ है, यानी जो ग्राफ की पीक्स उस तरफ जा रही हैं, उसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकी थी। उसकी रीज़न ये थी कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंगली ये जो ग्राफ का इंक्रीज़ होना है ये बेसिकली एनर्जी का एमिशन है, और ये टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, एनर्जी का एमिशन जो है वो ज़्यादा होता है और उसके साथ क्या होगा, एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज़ करेगा। यानी अगर मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूँ कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स इंटेंसिटी हैज़ टू डू समथिंग विद द एनर्जी एंड एम्पलीट्यूड, यानी ग्रेटर जितना ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड होगा, जो अभी आपको ग्राफ मिल रहा था, अभी आपको जो ग्राफ मैंने दिखाया है,
जितना ज़्यादा आपके पास उसका एम्पलीट्यूड है, दैट मीन्स कि उतनी उसके पास क्या है, एनर्जी एमिट हो रही है, और इतना ही क्या है उसके अंदर क्या है, इंटेंसिटी है। मगर मॉडर्न फिज़िक्स हमें ये बताती है कि इंटेंसिटी हैज़ नथिंग टू डू विद एनर्जी। इंटेंसिटी बेसिकली क्या है, इंटेंसिटी है जी नंबर ऑफ फोटॉन्स या नंबर ऑफ द रेडिएटेड वेव्स जो उसमें से एमिट हो रही है, यानी इंटेंसिटी बेसिकली नंबर है। जब मैं आपको लेमडा मैक्स के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी, तो लेमडा मैक्स में भी मैं आपको ये बता रही थी आपके पास कि आपके पास कौन सी वेव है, यानी जो पीक है वो किसको एक्सप्लेन कर रही है, पीक एक्सप्लेन कर रही है नंबर को, कि कौन सी वेव का उस रेडिएशन की डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सी वेव है जिसका नंबर जो है सबसे ज़्यादा एमिट हुआ है, यानी शॉर्टर वेव ज़्यादा एमिट हुई है, शॉर्टर वेव का नंबर ज़्यादा एमिशन हुई है, या आपके पास लॉन्गर वेव लेंथ जो है रेडिएशन की ज़्यादा एमिट हुई है। तो ये आपने माइंड में रखना है कि आपके पास अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स इंटेंसिटी, क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन दैट intensity is proportional to amplitude, but according to modern physics intensity is basically just a number। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी है वो इंटेंसिटी से रिलेट नहीं कर रही होती, एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी से रिलेट कर रही होती है। और ये हमें एक्सप्लेन किया था किसने, ये हमें एक्सप्लेन किया था हमें प्लैंक्स ने। प्लैंक ने क्या कहा था उसके लिए मैं ज़रा आपको थोड़ा क्लियर करके बताती हूँ। अगर आपको अभी भी इस चीज़ में कन्फ्यूजन है तो ये चीज़ आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं कहती हूँ कि ये आपके पास कोई भी हार्मोनिक ऑसिलेटर है, मैस स्प्रिंग सिस्टम है, ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर है, या आपके पास वो इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा है और आपके पास जो जनरेट कर रहा है ऑसिलेशन के ज़रिए, देखिए आपके पास कंटिन्यूस वेव जो है वो एमिट हो रही है। ये हमें कौन बता रहा है, ये हमें क्लासिकल वेव बता रही है, क्लासिकल फिज़िक्स बता रही है, या ये हमारे पास क्लासिकल एजम्पशन है। प्लैंक से हमें ये बताया कि आपके पास जो एमिशन ऑफ द वेव है, यानी कि यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो वेव रेडिएट हो रही है, या जो रेडिएशंस हैं, ये आपके पास ऑल पॉसिबल लेवल पे जा रही है, यानी ये जो ऑसिलेशन हो रही है ये सब लेवल्स के ऊपर ऑसिलेट हो रही है। बट अकॉर्डिंग टू प्लैंक आपके पास अगर इसी को लें तो उसमें होता है आपके पास कि ये जो बेसिकली जो ऑसिलेशंस होती है ये तमाम लेवल्स के ऊपर नहीं हो सकती। ये आपके पास क्या होती है, हर फ्रीक्वेंसी के लिए ये वेव जो है वो क्वांटाइज्ड होती है, यानी कि आपके पास आप एक सब पॉसिबल लेवल के ऊपर ये रेडिएशन या ऑसिलेशन पॉसिबल नहीं है, ये क्वांटाइज्ड है। और हर जो अगर आप यानी कि आपके पास ये जो वेव है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और हर जो क्वांटा है वो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो ऑसिलेट करता है, या उसके साथ एक ख़ास फ्रीक्वेंसी रिलेटेड है। तो यहाँ से हमें ये पता चला था कि एनर्जी का जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो रिलेशन है। और इसी तरीके से हमारे पास फिर ये इक्वेशन आई थी E=hf, दैट इज़ वेरी फेमस इक्वेशन, जिसको हम प्लैंक्स h हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट होता है। और यहीं से हमारे पास ये बुनियाद बनी थी कि आपके पास जो है रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है दैट बिहेव्स एज अ पार्टिकल, और इसमें आपके पास ये क्वांटाइज्ड होती हैं। ये आपके पास ये क्वांटा का एक्सप्लेनेशन आई थी कि आपके पास क्वांटा क्या होता है, और आपके पास क्वांटा होता क्या है, बेसिकली दे आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अब ये देखें आपके पास ये जो वेव मैंने इसी को ये क्लासिकल ने एक्सप्लेन किया था। और ब्लैक बॉडी में अगर मैं इस बिहेवियर को लेके चलूँ, इस फिनोमेना को लेके चलूँ, तो ब्लैक बॉडी एक्सप्लेन नहीं होती, लेकिन क्वांटा और इस पैकेट ऑफ एनर्जी, यानी आपके पास ये 3 पैकेट्स मैंने बनाए हैं, इसी वेव को डिस्ट्रीब्यूट किया है, हर पैकेट डिफरेंट लेवल में क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, और इससे आपके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, एक्सप्लेन होती है। और आपके पास ये पैकेट्स जो हैं किसके ऊपर कंसिस्ट होते हैं, ये आपके पास नंबर ऑफ फोटॉन्स, यानी आपके पास हम इसको मैं इसको ज़्यादा आसान तरीके से बोलती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये बता रही हूँ आपके पास कि प्लैंक ने जो इक्वेशन बताई थी उसमें ये बताया था कि हमारे पास हर क्वांटा जो है एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटेड है, और उसकी अपनी एनर्जी होती है, फ्रीक्वेंसी का एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। और हमारे पास जो वैल्यू होती है वो है 6/60 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकेंड। ओके, एंड हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो मैटर है वो कंटिन्यूस नहीं है, या हमारे पास जो वेव्स हैं वो कंटिन्यूस नहीं है। वेव्स हमारे पास स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के ऊपर कंसिस्ट होती हैं, या स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी से मिलकर बनी है।
और उन स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी में हमारे पास होता क्या है, बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ द फोटान्स। फोटान्स होते क्या हैं, ये स्मॉल पैकेट्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जिससे वेव जो है वो मिलके बनी है, ठीक है। अब इसको ज़रा थोड़ा सा मैं मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारे पास एक टाइम में नंबर ऑफ़ जो है वेव्स हमारे पास क्या हो रही हैं, एमिट हो रही हैं, और नंबर ऑफ़ फोटान्स मेरे पास आए हैं। अगर मैं इसको यहाँ से चलूँ तो सी ओवर लैम्डा एफ मेरे पास आता है, ओके। अब हम ये देखते हैं रिलेशन है, यानी कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं हमारे पास, दे आर बेसिकली सेट ऑफ द वेव्स, और उसमें हमारे पास अगर हम उसको डिवाइड करें तो हमारे पास मज़ीद बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किस तरीके से करते हैं कि जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, क्या होगी, शॉर्टर होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। यानी कि वेवलेंथ की अगर हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लें, फॉर एग्जांपल हम रेडियो, अगर हम शॉर्ट वेवलेंथ की कौन सी एग्जांपल होगी, हाँ गैमा रेज कर लेते हैं, गैमा रेज कर लें या एक्स रेज कर लें, इनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा शॉर्ट होती है, ठीक है। तो उनकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी उनकी इतनी ही ज़्यादा होगी। और फिर हमारे पास फोटान क्या होता है, एक कोई भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, दे आर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ दीज फोटान्स। फोटान्स हैं क्या, बेसिकली दे आर द टाइनी पार्टिकल। और इसी आइडिया को एक्सटेंड किया था आइंस्टाइन ने क्या बोला था कि आइंस्टाइन की इक्वेशन में पता होती है हमारे पास क्या है, आइंस्टाइन की इक्वेशन हमारे पास होती है E=mc²। और अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखूं, और मुझे पता है कि मोमेंटम जो होता है मेरे पास जनरली P=mv होता है, और अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए P कर दूं तो मेरे पास, मैं यहाँ से इसको कैसे करूँगी एक्सप्लेन। अब मैं यहाँ पे जो भी एक्सप्लेन किया था मैंने रिज़ल्ट प्लैंक कांस्टेंट से, वहाँ से मैं रिज़ल्ट लेके आ रही हूँ। दोनों रिजल्ट्स को अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या आता है, एफ की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से मेरे पास ये चीज़ मैं आपको इस तरीके से बताना चाह रही हूँ कि मोमेंटम का वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है। मोमेंटम का वेवलेंथ के साथ क्या होता है, इनवर्स रिलेशन है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक वेवलेंथ है, एक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, एक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, इतना ही क्या होगा, कम होगा। इसको आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि जब आपकी वेवलेंथ ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल रेडियो वेव है, तो उसका मोमेंटम कम होने का मतलब है कि उसको इतना ही मुश्किल है अंडरस्टैंड करना एज आ पार्टिकल। यानी कि आपके पास पार्टिकल बिहेवियर तब सिग्निफिकेंट होता है जब आपके पास उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोमेंटम क्या हो, वो ज़्यादा हो। तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, ऑफकोर्स उन वेव्स का, उन रेडिएशंस का ज़्यादा होगा जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्टर होगी। तो शॉर्टर वेवलेंथ आपके पास किसकी होती है, गैमा रेज की और आपके पास एक्स रेज वगैरह की, ठीक है। अगर हम एक्स रेज को रेडियो वेव से कंपेयर करें, रेडियो वेव से कंपेयर करें तो रेडियो वेव का जो आपके पास वेवलेंथ है वो क्या है हमारे पास, वो बहुत लॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू गैमा रेज, और इसका मोमेंटम क्या होगा, शॉर्ट होगा, यानी स्मॉल होगा। इसी तरह से अगर हम गैमा रेज को लें तो इसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत स्मॉल होती है और इसका मोमेंटम क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा होगा। यानी कि गैमा रेज को एज आ डिटेक्ट करना एज अ पार्टिकल, इट्स मोर कन्वीनियंट एंड ईजी। डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज इट अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, और ये पता लग गया है कि क्लासिकल मैकेनिक्स ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को क्यों नहीं एक्सप्लेन कर सकी, और मॉडर्न फिज़िक्स में हम लोगों ने पार्टिकल लाइट को, जब हम लाइट के बिहेवियर को एज अ पार्टिकल इंट्रोड्यूस करवाया तो वहाँ पे हमारे पास या क्वांटा का हमने या फोटान का हमने जब कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया तो हमें वहाँ पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन की समझ अच्छे से आ गई। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया है। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।